हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम सीबीटी एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए मॉडल पेपर थर्ड डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये मॉडल पेपर देख के जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 1000 आरपीएम पर 6 पोल वाले एक अल्टरनेटर की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, 25 हर्ट्ज़ है, 40 हर्ट्ज़ है, 50 हर्ट्ज़ है, 60 हर्ट्ज़ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए n इज इक्वल टू क्या होता है 120 f/p। ठीक है, तो हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो क्या हो जाएगा Pn/120। ठीक, तो P आपको कितना दिया है 6। ठीक है, और स्पीड कितनी दी है 1000 और 120। ठीक, तो इसको भाग कर देंगे 20। ठीक, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज़। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ इज़ आ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, केवीए में होती है, केडब्ल्यू में होती है, केवी में होती है, एवीए में होती है। तो अब की जो अल्टरनेटर की रेटिंग होती है वो क्या होती है, केवीए में होती है। और केवीए में किसकी रेटिंग होती है, आपकी ट्रांसफार्मर की होती है। आपकी ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग किस में होती है, केवीए में होती है। ये आपकी रेटिंग किस में होती है, मोटर की, डीसी मोटर की जो रेटिंग होती है आपकी किस में होती है, आपकी किस में होती है, केडब्ल्यू में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। तांबे के नुकसान को कम करता है, वायु हानि को कम करता है, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है, नन। तो अल्टरनेटर में हम लोग डैम्पर वाइंडिंग जो करते हैं बच्चों, इसको हंटिंग की प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती। अपर्याप्त उत्तेजना, 2 पोल पोनी मोटर, खुली डैम्पर वाइंडिंग, नन। तो बच्चों अपर्याप्त मतलब जो एक्साइटेशन होता है वो क्या होता है, अपर्याप्त होता है, जिसके कारण क्या होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल पाती। और क्या होता है इसमें हंटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। किसकी प्रॉब्लम शुरू होती है, हंटिंग की। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या है आपका, पहला सही है, अपर्याप्त उत्तेजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व किसके बीच होता है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के, वोल्टेज और फील्ड करंट के, पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट के। देखिए सिंक्रोनस मोटर में आपका एक वी कर्व होता है। ठीक है, जो क्या होता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में होता है। ठीक है, और इसमें पावर फैक्टर भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है, ट्रांसफार्मर की तरह, अल्टरनेटर की तरह, डीसी मोटर की तरह, नन। तो जो आपकी सिंक्रोनस मोटर की संरचना होती है वो आपकी क्या होती है, अल्टरनेटर की तरह होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है, लौ हानियाँ, घर्षण हानियाँ, कॉपर हानियाँ। तो देखिए जो आपका ट्रांसफार्मर का जो टेस्ट होता है और जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का टेस्ट होता है वो समान ही होता है। तो नो लोड में हम लोग क्या निकालेंगे, लौ हानियाँ, क्या निकालेंगे, नो हानियाँ। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये आपकी कॉपर लॉसेस निकलेंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट क्या है, पूर्ण भार धारा की 1 से 2 गुना, पूर्ण भार धारा की 2 से 3 गुना, पूर्ण भार धारा की 5 से 6 गुना। 5 से 7 गुना होता है, लेकिन आपके निम्न में क्या दिया है, क्वेश्चन में 5 से 6 गुना दिया है, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, पूर्ण भार धारा के 5 से 6 गुना। और जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो करंट होती है, स्टार्टिंग करंट I0, वो क्या होती है, फुल लोड करंट की 2% से लेकर 5% होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
थ्री फेस इंडक्शन मोटर का इंसुलेशन प्रतिरोध किससे मापते हैं? मेगर से, मल्टीमीटर से, सन टाइप ओम मीटर से। तो बच्चों इंसुलेशन जो है हम लोग क्या करते हैं? मेगर से नापते हैं। सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग होता है पावर फैक्टर सुधारने में, मोटर को चलाने में, कागज मिलों में। तो जो बच्चों आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। ये क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है और इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाता है किसके द्वारा? या तो आप इसको इस पर हम लोग डैम्पर वाइंडिंग बनाते हैं, या इसको फील्ड को किसी दूसरे सोर्स के द्वारा हम एक्साइटेशन करते हैं। और जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसका प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टर का नाम बताइए। देखिए आपको एक स्टार्टर दे दिया गया है और पूछा ये कौन सा स्टार्टर है। डोल स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, नन। तो बच्चों ये कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ठीक है, कौन सा है? ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग 20 HP की ऊपर तक, 20 HP से ऊपर तक की जो मोटरें होती हैं उसमें हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। डॉल स्टार्टर का हम लोग प्रयोग हम लोग 5 HP तक की मोटरों में करते हैं। ठीक है, और जो स्टार डेल्टा होता है ये होता है 5 HP से लेकर 15 HP तक जो आपकी मोटरें होती हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मोटर को औद्योगिक मोटर के नाम से जाना जाता है? औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल मोटर। सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, अल्टरनेटर। तो आपकी जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है इसको हम लोग औद्योगिक मोटर भी कहते हैं। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव है? ठीक है, मोटर स्टार्ट नहीं होती है, मोटर में ओवरहीटिंग होती है, मोटर बहुत कम गति से चलती है, नन। तो बच्चों क्या होगी? मोटर बहुत कम गति से चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? EB इज इक्वल टू V अपॉन IARA, EB इज इक्वल टू V माइनस IARA, EB इज इक्वल टू V इंटू IARA, EB इज इक्वल टू V प्लस IARA। तो देखिए जो आप ये EB जो होता है आपका बैक EMF होता है, और ये बैक EMF क्या होता है? आपका आर्मेचर में इंड्यूस होता है, और जो उसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है EB इक्वल टू V माइनस IARA। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक कोई कॉइल फील्ड दे दी गई है। अब ये पूछा है कि कौन सी फील्ड है? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, और आपका क्या है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। तो बच्चों ये आपका क्या? कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों डीसी जनरेटर के आर्मेचर लैमिनेट किए जाते हैं? ठीक, एडी करंट हानियों को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए, घर्षण हानियों को कम करने के लिए, नन। तो बच्चों हम लोग लैमिनेट क्या करते हैं? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। और हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचे, जनरेटर अतिभारित करने से बचे, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है? एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से वितरित करने के लिए, चुंबकीय हानियों को करता है, क्षेत्र की ताकत बढ़ाता है, नन। तो बच्चों क्या होता है? आपका जो पोल शू होता है ये जो पोल शू होता है ये देख रहे हैं आप, ये क्या करता है? एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से वितरित करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? फील्ड कॉइल के द्वारा होता है, आर्मेचर कोर के द्वारा होता है, लैमिनेटेड पोल कोर के द्वारा होता है। तो क्या होता है? आर्मेचर कोर के द्वारा पूरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो बच्चों ये जो आपके दो जनरेटर हैं ये आपके सेल्फ जनरेटर होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। इसमें क्या होता है? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। लेकिन जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है इसकी फील्ड को हम लोग दूसरे सोर्स के द्वारा एक्साइटेशन करते हैं। सोर्स आपका बैटरी भी हो सकता है और कोई छोटी मोटर भी हो सकती है। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी चार्जिंग में किस जनरेटर का प्रयोग होता है? शंट जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, कंपाउंड जनरेटर का। तो बैटरी चार्जिंग में हम लोग शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं और बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इन सब जगह आपका क्या होता है? शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मोटर का टार्क ज़्यादा होता है? शंट का, सीरीज का, कंपाउंड का। तो सबसे ज़्यादा टार्क क्या होता है आपका? किसका होता है? सीरीज मोटर का होता है। इसमें क्या होता है? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर स्क्वायर के होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो इसका स्पीड रेगुलेशन होता है वो सबसे ख़राब होता है। ठीक, जो सीरीज मोटर होता है इसका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? सबसे ख़राब होता है। और सबसे अच्छा किसका होता है? शंट मोटर का होता है। ठीक, किस मोटर का प्रयोग लेथ मशीन में किया जाता है? शंट मोटर का, सीरीज मोटर का, कंपाउंड मोटर का। तो लेथ मशीनों में हम लोग क्या शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है? 90 डिग्री है, 105 डिग्री है, 120 डिग्री है, 155 डिग्री। तो बच्चों क्या है? 155 डिग्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। बच्चों कोशिश करिए जितने भी मैं मॉडल पेपर्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए उसको आप देखिए पूरा, और इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों को जिससे उनका भी अच्छे से पेपर हो सके। ठीक है, और यही क्वेश्चंस आपके यूपीपीसीएल, यूपीआर विनर, डीआरडीओ, लोको पायलट, इन सब में आपके क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैडेड पोल का प्रयोग होता है हेयर ड्रायर में होता है, सीलिंग फैन में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है। तो हेयर ड्रायर में आपका क्या होता है? सैडेड पोल मोटर प्रयोग होती है। खिलौने में कौन सी मोटर प्रयोग होती है? सैडेड पोल, रिलक्टेंस, यूनिवर्सल मोटर। तो बच्चों खिलौनों में भी आपकी क्या होती है? सैडेड पोल मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। घड़ियों में कौन सी मोटर प्रयोग होती है? स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो घड़ियों में क्या होती है? आपकी स्टेपर मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन में कौन सी मोटर प्रयोग होती है? सैडेड पोल, हिस्टैरिसीस मोटर, प्रतिरोध विभक्त फेज मोटर, नन। तो वॉशिंग मशीन में आपकी क्या होती है? प्रतिरोध विभक्त फेज मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिक्सर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? सैडेड पोल, स्टेपर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर। तो आपकी जो मिक्सर होती है, ठीक है, मिक्सर में हम लोग क्या करते हैं? यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। और ये जो मोटर होती है ये आपकी एसी और डीसी दोनों पे चलती है। ठीक है, इसकी खास बात ये है कि जो आपका ये मोटर होती है ये क्या होती है? ये एसी और डीसी में दोनों में चलती है और उसका टार्क जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ACSR का फुल फॉर्म क्या है? देखिए ACSR जो है एक कंडक्टर है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा है, एल्युमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कवर्ड स्टील रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। HD ओवरहेड लाइनों के डेड सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं? पिन टाइप इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, डिस्क टाइप इंसुलेटर, और आपका कौन सा है? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो बच्चों इसमें कौन सा यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे डिस्क टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। और एक डिस्क इंसुलेटर की वैल्यू क्या होती है? 11 kV होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरहेड
तथा शॉर्ट सर्किट से बचाता है? इंसुलेटिंग स्विच, टाइम डिले रिले, MCB, MCCB। तो बच्चों आंसर क्या होगा? MCB। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ये क्या होती है? MCCB मतलब मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये क्या होती है? 100 एम्पियर के ऊपर जो होती है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? MCCB का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सर्किट में लिमिट स्विच का प्रयोग होता है? लिफ्ट सर्किट, डोमेस्टिक पावर सर्किट और स्ट्रीट लाइन। तो बच्चों लिफ्ट सर्किट में आपका क्या होता है? लिमिट स्विच का प्रयोग हम लोग करते हैं। निम्न में से शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की दूरी है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर से अधिक, 160 किलोमीटर से अधिक नन। तो बच्चों क्या होगा? ये आपकी क्या होती है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है। और ये आपकी क्या होती है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और ये आपकी क्या होती है? क्या होती है? लॉन्गेस्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर प्लांट में बिजली का जनरेशन डैश पर होता है 11 kVA, 22 kVA, 22 kV, 400 kV नन। तो अधिकतर जो इंडिया में है उसका प्रयोग किस पे करते हैं? 11 kV पे करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंडिया पे क्या है? 400 kV। ये भी याद रखिएगा। 2 इलेक्ट्रोड वाले बल्ब को कहते हैं? एनोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं, डायोड कहते हैं और ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसको डायोड कहते हैं। ठीक। वोल्टेज रेगुलेटर में कौन सा डायोड प्रयोग होता है? जीना डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड, नन। तो सब जो जीना डायोड होता है ये आपका क्या काम करता है? रिवर्स बायस पे काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। और उसका प्रयोग हम लोग क्या कहते हैं? एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसका प्रयोग करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। तो बच्चों आज मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन CBT एग्ज़ाम के 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और 90% के ऊपर आप लोग नंबर पा सकें। थैंक यू।